हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मामाअर्थ का आईपीओ मतलब ओनासा कंज्यूमर का आईपीओ जो कि 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। मतलब ये आईपीओ आज ओपन हो चुका है। और बात करें इस आईपीओ की तो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर मामाअर्थ का आईपीओ बहुत ही ज्यादा चर्चा के अंदर रहा है। उसका रीजन ये भी है कि ये कंपनी जो है बहुत ज्यादा हायर वैल्यूएशंस मांग रही थी। शुरुआत के अंदर 24,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशंस बनाई थी अपनी कंपनी की। और अभी जो ये आईपीओ लेके आए हैं तो अपनी वैल्यूएशंस इन्होंने बनाई है करीबन 10,000 करोड़ रुपए की। मतलब इतनी ज्यादा महंगी वैल्यूएशंस ये मांग रहे हैं, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर इनके फाइनेंशियल्स देखें तो लगातार पिछले कुछ सालों से ये लॉस ही जनरेट कर रही है। तो लॉस जनरेट करने के कारण उसके बाद भी हायर वैल्यूएशंस मांग रहे हैं। इस कारण नेगेटिव वीडियोस खूब बने, नेगेटिव रिव्यूज लोगों ने खूब दिए थे। अब पहले तो शुरुआत के अंदर तो मामाअर्थ नाम से बहुत ज्यादा प्रमोशन चल रहा था, और अभी अगर देखिए तो हर जगह आप देखिए ओनासा कंज्यूमर नाम से इस आईपीओ को प्रमोट किया जा रहा है। तो इसकी हायर वैल्यूएशंस के कारण और लगातार लॉस जनरेट करने के कारण क्या है कि इसकी ग्रे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कम डिमांड चल रही है। तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, और फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप पर भी हमने चैनल बनाया है, तो उन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है 7 रुपए पर शेयर, 46 शेयर्स का लॉट है, 322 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 2% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो देखा जाए तो 2% का जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है बहुत ज्यादा कम चल रहा है। मिनिमम हमारा जो क्राइटेरिया रहता है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 20% का, तो उससे बहुत ज्यादा कम ये इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। बाकी देखा जाए इसकी एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार आई है। मतलब बड़े बड़े एफआईआईज या इंडियन म्यूचुअल फंड्स की बात करें या इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो बड़े बड़े नाम शामिल है। पर देखो, ब्लाइंडली हमें कोई भी एंकर इन्वेस्टर्स को भी नहीं फॉलो करना चाहिए। भाई, एंकर लिस्ट की बात तब आती है जब कंपनी पूरी तरह से बहुत शानदार हो, उसके बाद हम एंकर लिस्ट भी देखते हैं कि भाई एंकर लिस्ट अच्छी है या नहीं है। और देखिए, एंकर इन्वेस्टर्स का क्या है, किसी जगह उनको लॉस हो गया तो वो दूसरी कहीं कंपनी में इन्वेस्ट करके अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। पर रिटेलर अपना पैसा कहां से रिकवर करेंगे, उनके पास तो पैसा भी बहुत कम होता है इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए सोच समझ के ही हमें अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो जुड़े रहिए हमसे। अब दोस्तों, बात करते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो 2016 के अंदर ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब 7 साल पुरानी ही कंपनी है। मतलब अपने सेक्टर के अंदर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और बात करें इस कंपनी के बारे में तो ओनासा कंज्यूमर इसकी पेरेंटल कंपनी है और मामाअर्थ इसके अंडर में ब्रांड आता है। और इसके अंडर में 3-4 ब्रांड और आते हैं ओनासा कंज्यूमर के अंडर में। और बात करें मामाअर्थ की तो मामाअर्थ कुछ ही सालों के अंदर काफी ज्यादा इसने नाम कमा लिया है। मतलब बड़ा ब्रांड बन गया है। जो भी इसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं या सेलिब्रिटी शामिल है, मतलब जो इसके इन्वेस्टर्स हैं वो काफी जाने माने हैं। इस कारण क्या है कि एक बड़ा ब्रांड भी बन गया है। और ये कंपनी जो है ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। मतलब खुद नहीं बनाती है, थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाती है, जिसके अंदर ये फेस क्रीम, फेस वॉश, हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे शैम्पू वगैरह है, उसके अलावा बॉडी लोशन है, बहुत सारी चीजें ये बनाती है और सेल करती है। इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाती है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है। इससे नेगेटिव चीज ये निकल कर आती है तो जो क्वालिटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। मतलब खुद मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, दूसरे से मैन्युफैक्चर करवाएगी तो क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और उसके अलावा कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता है दूसरों से अगर मैन्युफैक्चर करवाएंगे तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि खुद कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करती है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके ज्यादातर जो कस्टमर्स आते हैं ऑनलाइन कस्टमर हैं। मतलब अगर कोई भी ब्रांड अगर आप देखिए तो मतलब नॉर्मल जो दुकानों पे अगर सेल होते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो अगर वहां पर अगर इसकी डिमांड ज्यादा होती है तब आप मानिए कि वो ब्रांड बहुत ज्यादा फेमस है। पर ऑनलाइन भी सेल होते हैं तो अगर आप देखिए ज्यादातर जो सेल होते हैं वो यूट्यूबर्स वगैरह इन्फ्लुएंसर के थ्रू ज्यादातर सेल होते हैं। आप भी देख लीजिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मामाअर्थ की ऐड करते होंगे। और रिटर्न ऑन एड स्पेंड मतलब ROAS जो है इसका 2.6%, बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब 100 रुपए अगर ये एड के पीछे लगाती है तो 102 रुपए 60 पैसे ही इसको वापस जनरेट होते हैं। तो मतलब देखा जाए तो कोई रिपीट कस्टमर भी नहीं है इनके पास। और मैंने ऑफलाइन भी रिव्यू लिए हुए हैं, मतलब घर की औरतें हैं या बाहर कहीं भी जो लोग इसके प्रोडक्ट्स इन्होंने यूज कर रखे हैं उनसे भी मैंने रिव्यू लिया है।
तो वो लोग भी इसके प्रोडक्ट्स को कोई खास पसंद नहीं करते हैं। जो रिव्यू मुझे सुनने में मिला है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि कोई रिपीटेटिव कस्टमर नहीं है। फिर दोस्तों बात करें इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, तो यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है इस कंपनी के लिए। तो 2021 से 2023 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो साल दर साल इसके एसेट्स जो है बढ़ रहे हैं, पर 2023 के अंदर इसके जो एसेट्स है वो डिक्लाइन हुए हैं। ये नेगेटिव पॉइंट है। फिर इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी दिक्कत आती है प्रॉफिट के अंदर। प्रॉफिट पिछले कुछ सालों से लगातार ये लॉस जनरेट कर रही है, पर FY22 के अंदर इसने नॉमिनल मतलब बहुत कम प्रॉफिट जनरेट किया था, करीबन 14 करोड़ रुपए के आसपास। ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं है। फिर FY23 में और लॉस के अंदर आ गई। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि कोई भी कंपनी, देखिए कोई भी बिजनेस चलता है तो वो लगातार पिछले कुछ सालों से लॉस जनरेट कर रही है, तो वो बिजनेस काम का क्या है। कोई भी बिजनेस होता है भाई, आप भी अगर दुकान चलाते हैं तो हर महीने कुछ प्रॉफिट होगा, हर साल कुछ प्रॉफिट होगा, तो वो दुकान सही से चल पाएगी, वरना कैसे चल पाएगी। और ये देखिए लगातार लॉस जनरेट कर रही है, और चल किसके दम पर रही है, जो इन्वेस्टर से ये फंडिंग जुटाते हैं उनके दम पर ऐसी जो नई नई कंपनियां वो चलती रहती है। हकीकत में देखा जाए तो लगातार लॉस ही जनरेट कर रही है। तो बिजनेस के अंदर तो प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए, लॉस थोड़ी जनरेट होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो फाइनेंशियली काफी वीक कंपनी ये नजर आ रही है। बाकी अगर इसके पीयर कंपटीटर से इसको कंपेयर करते हैं तो उनका जो पी निकल कर आता है करीबन 25 से लेकर 80 के बीच में। मतलब अलग अलग कंपनीज का मैं बता रहा हूं, 25 से लेकर 80 के बीच में इनका पी निकल कर आता है। और HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसके अंदर में लैक्मे ब्रांड भी आते हैं और भी काफी सारे ब्रांड आते हैं, उसका पी करीबन 60 के आसपास का ही है। और इस साल तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो मतलब पी नेगेटिव ही निकल कर आएगा। पर अगर FY22 के अनुसार इसका पी निकाले तो 1700 की पी पर अभी ये IPO जो है आ रहा है। 1700 का पी मतलब 2022 की अर्निंग के अनुसार बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशंस है। और इस साल का अगर निकालेंगे तो नेगेटिव पी निकल कर आएगा। बाकी ROE ROC रिटर्न ऑन नेट पर तो नेगेटिव है ही। तो इतनी महंगी वैल्यूएशंस लेके आ रहे हैं, तो इस कारण क्या है कि IPO ज्यादा चर्चा के अंदर है। और बाकी कई जगह अलग अलग पैरामीटर्स पे इसके पी निकाले जा रहे हैं। तो फाइनेंशियली और फंडामेंटली दोनों ही तरह से ये वीक कंपनी नजर आ रही है। फिर दोस्तों इस IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 308 रुपए से लेकर 324 रुपए के बीच में। 43 मतलब 43 शेयर्स का ये लॉट है। और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 308 रुपए से लेकर 324 रुपए के बीच में। 46 मतलब 46 शेयर्स का ये लॉट है। और इसका इश्यू साइज है टोटल 1701 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश मतलब नए शेयर जो जारी करेगी 365 करोड़ रुपए के। और बाकी ऑफर फॉर सेल के अंदर जितने भी प्रमोटर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक जो है सेल करके निकल रहे हैं। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और कौन कौन सेल कर रहा है वो भी मैं आगे आपको बताता हूं। बाकी एम्प्लॉयज को 30 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 10 नवंबर को। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, तो अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो अभी बहुत ज़्यादा कम है, 2% के आसपास ही चल रहा है। एंकर लिस्ट अच्छी आई है, पर एंकर लिस्ट को हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों डिसीजन आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाएं, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अप्लाई करेंगे लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या नहीं करेंगे। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि इस IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही जान लेते हैं। तो पॉजिटिव के अंदर एक ही पॉजिटिव पॉइंट मुझे नजर आया कि इतने सालों मतलब कुछ ही सालों के अंदर बहुत ही बढ़िया और जाना माना नाम इन्होंने बना दिया है, बढ़िया ब्रांड वैल्यू बन गई है, जो भी इसके अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्वेस्टर्स शामिल हैं, इस कारण ये एक पॉजिटिव पॉइंट लगा मुझे। बाकी सारे पॉइंट जो है नेगेटिव पॉइंट ही है। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि लगातार ये लॉस जनरेट कर रही है। कुछ भी कर लो, मतलब आप बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करवा लो, कुछ भी कर लो, पर लगातार ये लॉस जनरेट कर रही है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कोई भी बिजनेस चल रहा है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा तो बिजनेस क्या काम का। वो इन्वेस्टर से फंडिंग ले लेके क्या है कि वो पैसा जुटा रहे हैं, उसके बाद क्या है कि बिजनेस को चला रहे हैं। अब वो इन्वेस्टर भी क्या करेंगे, इन्वेस्टर भी भाई पैसा कमाने के लिए पैसा डाल रहे हैं इसके अंदर, और सारा जो पैसा वो भुगतेगा कौन, वो रिटेलर्स या छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भुगतेंगे। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि अपने प्रोडक्ट जो है बाहर से मैन्युफैक्चर करवाती है, खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जिससे इनकी क्वालिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और उसके अलावा इनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तीसरी चीज, इनके पास कोई भी रिपीटेटिव कस्टमर नहीं है। अगर आप ऑफलाइन में भी रिव्यू लेंगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, लोग इनके प्रोडक्ट्स यूज करना प्रेफर भी नहीं करते हैं, इतनी क्वालिटी नहीं है प्रोडक्ट्स की। जो मतलब यूज कर रहे हैं उनका रिव्यू मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा इनका ROAS मतलब रिटर्न ऑफ एड स्पेंड है करीबन 2.6% का, और ज्यादातर जो ये रेवेन्यू जनरेट करती है, पहले एड के थ्रू स्पेंड करती है पैसे, उसके बाद क्या है कि ज्यादातर रेवेन्यू वापस जनरेट होता है।
मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन डायरेक्टली कोई नहीं मंगवाता है। जैसे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, उनको देख के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स वगैरह ऑर्डर होते हैं। अब जो एक बार प्रोडक्ट यूज़ कर चुका है उसको अगर क्वालिटी पसंद नहीं आएगी तो रोज़ नए नए कस्टमर्स तो जनरेट नहीं हो सकते हैं। मेन चीज़ है क्वालिटी। क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो बार बार इतनी ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रिपीटेटिव कस्टमर भी आएंगे। और एक और नेगेटिव पॉइंट है कि ऐड पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अभी फ्रेश इश्यूज जो पैसे जुटाएगी उनमें भी काफ़ी पोर्शन ऐड पर खर्च होगा और पी वाइज देखें तो बहुत ही हायर वैल्यूएशंस पर है। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो मतलब नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत कम है। बाकी जो इसके अंदर प्रमोटर्स, जो इन्वेस्टर्स थे, जैसे शिल्पा शेट्टी है, वो करीबन 8 गुना पैसा लेकर निकलेगी। तो उनको जो मामाअर्थ का एक शेयर पड़ा था करीबन 42 रुपए के आसपास और अभी सेल होगा 324 रुपए में आईपीओ के अंदर। फिर स्नैपडील के जो भी मालिक हैं उन्होंने भी इसके शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, उनको पड़ा था ये शेयर 3.21 रुपए के अंदर और अभी 324 रुपए के अंदर सेल होगा तो करीबन 100 गुना जैसा प्रॉफिट लेके निकलेंगे। फिर मैरिको कंपनी के प्रमोटर्स ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था, उनको करीबन 6 रुपए के आसपास ये शेयर पड़ा था, वो करीबन 53 गुना के आसपास प्रॉफिट लेके निकलेंगे। और इसके अलावा वरुण और गजल अलग भी अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। अब देखिए इतनी ज्यादा वैल्यूएशंस मांग रहे हैं और जो भी प्रमोटर्स है वो सेल कर करके निकल रहे हैं और दूसरी बात है कोई रिपीटेटिव कस्टमर नहीं है, लगातार लॉस जनरेट कर रही है। तो ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनली मेरी बात करें तो पर्सनली मैं तो ऐसी कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। बाकी दोस्तों मुझे देख के या किसी और को देख के आप डिसीजन ना बनाएं। आपको लगता है कि ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है तो आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।